अच्छा आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। सर हाँ, टाइमिंग था सर 11:30। 11:30 नहीं 10:30 था तो। नो सर, आप 11:30 दिए थे उसमें लिंक में। अरे गलती हो गया, सबको एक बार बोल दो। एक्चुअली 10:30 to 11:30 करने चाह रहे थे, तो इसमें 11:30 पहले पड़ गया। तो मैक्सिमम 29 आ चुका है। और एक बार इन्फॉर्म कर दो ना सबको, कोई अगर आना चाह रहे तो। एक मिनट। सर सर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स हुआ था। लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ लाइन था, ऑफ फोर्सेस का कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लक्स नहीं हुआ था। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था। नो सर, यस सर। यस यस सर, करेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट तक सिविल होगा। एक्चुअली थोड़ा पीछे चल रहा है, इसको आगे लेके जाना है। यस सर, आपको तो क्लास है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। मेनली हम लोग 7 और 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम एनी पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, है ना। टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। सो उसके बाद हम लोग देखे थे, कोई भी अगर लाइन ऑफ फोर्स से जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, सो दैट लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज मेक्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये भी एक पॉइंट बताए थे। उसके बाद पॉइंट क्या बताए थे, एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, सपोज दिस वाज द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो, at different point are existing on this line of force, so at any point the direction of electric field or electric force always directed at the tangent drawn at that particular point. टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर यहाँ पे है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कैलकुलेट इंडिकेट करने चाह रहा है, तो दैट इंडिकेशन शुड बी द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज आल्सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दिस वन एंड दिस वन। So according to this property, that at a single point or at a particular point, there will be there it is not possible that there will be two different direction of force, कभी हो ही नहीं सकता है, always एक ही direction में force act होगा। So that's why two electric line of force never intersect each other। तो क्या होगा, हम दिखाए थे क्या, this line of force will bend to bend along each other, ठीक है, एक दूसरे से बेंड हो जाएगा। एंड ये दोनों में क्या हुआ, बेसिकली एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। दिस लाइन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दैट डायरेक्शन एंड दिस लाइन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। सो ड्यू टू दीज टू ऑपोजिट फोर्सेस in different direction, they will never meet
at a particular point. They always follow the distinct path. ठीक है, so this is also another property. उसके बाद हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स behaves like a stretched स्ट्रिंग जैसे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुआ था और नेगेटिव चार्ज में जाके एंड हुआ था, लाइन ऑफ फोर्स का नेचर क्या था, ऐसे। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोग सीखे थे क्या, इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर विल ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा देन दोनों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था Q और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने चाहेगा। तो जैसे अट्रैक्ट करने चाहेगा, ये जो लाइन का लेंथ है इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहेगा। ठीक है, सो इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग जैसे बिहेव करेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और उसके बाद हम नोट्स भी शायद दे दिए थे, वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको देखे हम लास्ट दिन एकदम डिटेल्स में पढ़ाए थे, तो आज और ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। किससे? फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज फ्लक्स? तो लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ। Suppose if we take a certain area of different surface, ठीक है, कोई भी सरफेस का कुछ एरिया अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, सो तुमको बोलना है that how much number of line of forces will be passing through that particular area or will be linked through that particular area. Suppose as an example हम बता रहे हैं, कोई रूम है, रूम में तुम बैठे हैं और देखे है क्या, रूम में एक छोटा सा खिड़की है। ठीक है, तो उस टाइम जितना तुमको रूम में लाइट एंटर करेगा, अगर तुम एक दूसरा रूम में बैठे हैं, वहाँ पे एक खिड़की की जगह पे दो खिड़की है, तब देख रहे हैं कि ज्यादा लाइट एंटर कर रहा है, ज्यादा मतलब लाइट एंटर कर रहा है। उसके रीजन क्या है? क्योंकि सरफेस एरिया जो खिड़की का है वो दूसरा रूम में ज्यादा है फर्स्ट रूम के कंपैरिजन में। तो मतलब क्या है, जो लाइट का लाइंस आया, अगर हम एयर पास करेंगे ये भी बोलेंगे, देन जो एयर लाइंस है जिसमें दो खिड़की है उस रूम में ज्यादा हवा चलता है, जिसमें एक खिड़की है उसमें नंबर ऑफ एयर लाइंस बहुत कम पास होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एयर लाइंस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, एरिया जितना कम होगा उतना कम लाइन पास करेगा। ठीक है, तो जिसके थ्रू, जिस सरफेस के थ्रू ज्यादा लाइन पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें फ्लक्स ज्यादा है। फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस लिंक्ड टू ए पर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक हम ड्रॉ कर रहे हैं कि दिस इज द सरफेस। ओके, दिस इज द सरफेस, समझ में आया? and electric lines are like that. These are field lines. ठीक है, these are field lines. इलेक्ट्रिक लाइन हम ड्रॉ किए हैं। अनदर एक सरफेस हम यहाँ पे, these are field lines E. ओके, अनदर एक सरफेस यहाँ पे रखे हैं, चलो ऐसे सरफेस रखे हैं, एंड इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं ऐसे, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रहे हैं। तो तुमको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, इन व्हिच फिगर द फ्लक्स इज ग्रेटर, ठीक है, देन तुमको बोलना है कि इन दिस फिगर वी हैव सीन दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर लिंक्ड और आर एनक्लोज्ड within the surface, so that electric flux is greater for that particular case. और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत कम है। So when we define electric flux, then how can we define? It will be defined as the number of electric line of force passing through the area. ठीक है,
that enclosed by a surface is known as electric line of force. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स the total number of electric field lines enclosed through the surface is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो फाई को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पे तुम्हारा चार्ज ज्यादा होगा वहां पे लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से जनरेट होगा, ऑलवेज इट विल जनरेटेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर चार्ज। सपोज तुम्हारे पास 5 कूलम चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स कितना है 5। तुम्हारे पास 10 कूलम चार्ज है, लाइन ऑफ फोर्स कितना है 10। तुम्हारे पास 20 कूलम चार्ज है, लाइन ऑफ फोर्स 20। ठीक है, सो चार्ज के साथ, चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। तो बोलेंगे जहां पे चार्ज ग्रेटर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ग्रेटर होगा। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर ग्रेटर होगा तब वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ग्रेटर होगा। ठीक है, then electric flux is directly depend upon the strength of the charge. So if we take any isolated body, then for that case phi equal to, that is flux equal to the strength of the charge of the body, that is phi equal to q। ठीक है, phi equal to क्या है q। So तुमको बोलना है in case of any isolated charged body of q coulomb the flux of the body phi equal to q। ठीक है, सपोज तुम कुछ पर्टिकुलर कुछ आर्बिटरी शेप का सरफेस लिए है, लाइक ऐसे। सपोज तुमको दे दिया, चलो एक स्फीयर दे दिया जिसका रेडियस कितना है r, जिसका रेडियस कितना है r, और तुमको बोल रहा है क्या इसका फ्लक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तुमको बोल रहा है इसका फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो तुमको पता है क्या इस सरफेस जो हम ड्रॉ किए हैं इसका एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला तुमको पता है, ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर तुमको पता है। बट अगर कुछ आर्बिटरी शेप का ऐसे कुछ सरफेस दे देगा, देखो जो हम ड्रॉ किए हैं, तो इस सरफेस का एरिया तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कोई जियोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना है, इसको छोटा छोटा सेगमेंट में डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे सेगमेंट लाइक ऐसे छोटा छोटा सेगमेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मतलब डिवाइड कर लो, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंटरी सरफेस एरिया। मतलब इस सरफेस का अलग अलग एलिमेंट हम लोग बना लिए ऐसे करके, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे जो बॉक्स को हम ऐसे मार्क कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस बॉक्स और दिस एरिया इज नोन एज वन एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, वन एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस। सो इस एलिमेंट के थ्रू हमको क्या करना है, टोटल फ्लक्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। उस एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिंक हुआ उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करना है, इस टोटल बॉडी के लिए, टोटल सरफेस के लिए, सपोज ds इज द सरफेस एरिया, तो ds एरिया के लिए कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना है, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है सबके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है एंड अल्टीमेटली सबको एडिशन करना है। ठीक है, तो ये देखो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इससे अच्छा अगर हम टोटल को इंटीग्रेशन कर देंगे, then this integrating value gives the total area of this surface or gives the total value of flux
ऑफ थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, जो एलिमेंट्री एरिया हम बताए, एलिमेंट्री एरिया का किसी का शेप ऐसा है, ठीक है, किसी का शेप ऐसे है एंड किसी का शेप ऐसे है ना। देखो इसके अंदर इस टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चीज डिफरेंस है, सबका तो एरिया है ही, कुछ ना कुछ एरिया है। चलो, तो सरफेस एरिया मान लो यहाँ पे है ds, ठीक है, यहाँ पे है ds1, यहाँ पे है ds2, यहाँ पे क्या है ds3। तो देखो एरिया अगर सेम भी होगा, इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसका डायरेक्शन। एरिया का जो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगा। तो कोई भी एरिया का डायरेक्शन किस तरफ डायरेक्टेड होगा, उसका नॉर्मल डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल डायरेक्शन किस तरफ, देखो इस सरफेस के लिए नॉर्मल डायरेक्शन इधर, इस सरफेस के लिए नॉर्मल डायरेक्शन इधर, एंड इस सरफेस के लिए नॉर्मल डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो सब सरफेस का क्या है, एलिमेंट्री सरफेस जो है उसका डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो और फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू पास कर रहा है। देखो सबका डायरेक्शन एक ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया का डायरेक्शन है, दैट इज द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, इसके साथ क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कभी देख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस एरिया ds के साथ एंगल बनाया, उसका वैल्यू कभी देख रहा है 90 डिग्री, कभी देख रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, कभी देख रहा है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सो इफ this is the direction of ds and this is the direction of e, then the angle between e and ds, that is called theta, it is very important factor to calculate the value of electric flux, है ना। तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री हो गया थीटा का वैल्यू, यहाँ पे कुछ 120 डिग्री, हम आर्बिट्ररी कुछ वैल्यू बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो देखो ये वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मेरा थीटा का वैल्यू कितना है। सो फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, whether we have to calculate the total flux through that surface, then our first term is to divided that surface into the smallest elementary surface, and ultimately we have to calculate the electric flux through that elementary surface and calculate the overall calculation। ठीक है, सो बताओ यहाँ पे इसको हम थोड़ा रिमूव कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, इसको हम थोड़ा रिमूव कर रहे हैं। देखो जो हम चीज ड्रॉ किए थे, एक फिगर क्या है ऐसे, ठीक है, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ, डायरेक्टेड एट दिस डायरेक्शन, ओके, नॉर्मल तरफ, एंड द direction of electric field is like that. Okay, so this is theta, this is theta, and यहाँ पे क्या है, E है, and यहाँ पे ds है। ओके, देन फ्लक्स का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है E डॉट ds, फाई इक्वल टू क्या है, E डॉट ds। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, E एंड ds दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ds का भी डायरेक्शन है एंड E का भी डायरेक्शन है, सो E एंड ds दो वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्प्रेड आउट करेंगे, देन वैल्यू क्या होगा, E ds cos थीटा, क्या होगा, E ds cos थीटा। ठीक है, देन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। So यहाँ पे थीटा इज द डिसाइडिंग फैक्टर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, सो इफ वी कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द सरफेस, जो हम पहले ही बड़ा सरफेस ऐसे ड्रॉ किए थे, उसके थ्रू अगर टोटल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे,
So that phi E for electric flux, that is equal to इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, ये जो पूरा सरफेस है इस सरफेस का इंटीग्रेशन। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, सरफेस के इंटीग्रेशन सिंबल क्या है, ऐसे इसके ऊपर एक सरफेस ड्रॉ कर देना है, तो दिस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, एंड क्या है ई डॉट डी एस, चलो ई डॉट डी एस। ठीक है, देन फाई इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। चलो इसको ब्रेक करके लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा हम लोग जानते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या तुमको वेक्टर साइन लगाना है, तभी तुम थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो ई यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके, एंड कॉस थीटा भी क्या है, थीटा का वैल्यू भी अगर पता होगा तो कॉस थीटा भी तुमको पता है, कॉस थीटा ई कॉस थीटा। और सरफेस इंटीग्रेशन क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन डीएस। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन डीएस। ठीक है, देखो डीएस क्या है, डीएस इज द एलिमेंटरी एरिया का सरफेस है, सरफेस जो एलिमेंटरी सरफेस लिए है उसका एरिया है ds। but if we consider that the total area of the whole surface that is equal to a, then a equal to क्या होगा, a equal to basically ds1 plus ds2 plus ds3, अगर n number of surface लेंगे तो हम dsn, okay, then dsn। तो यहाँ पे अगर ds का इंटीग्रेशन करेंगे so that value obviously gives क्या है, that is equal to a। समझ में आया। सो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू क्या है, ई ए कॉस। सो दिस इज द फॉर्मूला to calculate the value of total flux, that is phi equal to EA cos theta, where E is known as the electric field and A is known as the total surface area। ठीक है, that is equal to surface integration ds, total area of the surface। तो अभी जो देखो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखे हैं phi equal to EA cos theta, so this value is not a vector quantity, this is scalar quantity। this is क्या है, scalar quantity, scalar quantity। समझ में आया। तो पहले देखो हम वेक्टर क्वांटिटी लिखे थे, दैट इज क्या है ई डॉट डी एस, वहां से हम लोग क्या इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा एंड दिस वैल्यू गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। ओके, तब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। कैसे, मान लो सरफेस का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी देखते हैं पैरेलल हो सकता है, कभी देखते हैं परपेंडिकुलर हो सकता है, और कभी देखते हैं कुछ एंगल बना सकता है। ठीक है, सो इसका जब एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इसको याद रखो, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसके बाद क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केस लिखना है। सपोज केस 1 क्या है, व्हेन, केस 1 में लिखना है तुमको, व्हेन द फील्ड is parallel to the surface, to the surface, सरफेस के साथ नहीं है, एक्चुअली सरफेस का जो डायरेक्शन है उसके साथ है। ठीक है, पैरेलल। तो देखो चलो ऐसे फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और तुमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा एक सरफेस लेना है। सपोज तुम ऐसे एक सरफेस ले लिया, ठीक है, ऐसा एक सरफेस तुम कंसीडर कर लिए, ओके, ऐसा एक सरफेस तुम कंसीडर किए। तो इसको अच्छे से नोटिस करो, इस सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन किस तरफ होगा, मतलब इस सरफेस का अगर सरफेस एरिया ds होगा, देन ds का डायरेक्शन किस तरफ, अलोंग इट्स नॉर्मल। सो देखो ये जो सरफेस हम ड्रॉ किए हैं इसका नॉर्मल किस तरफ है, इसका नॉर्मल है देखो इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। सो ds कैप बेसिकली ds का डायरेक्शन किस तरफ, ds इज डायरेक्टेड एट दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड e का डायरेक्शन क्या है, e का डायरेक्शन भी यहाँ पे ऐसे है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर सरफेस द एंगल बिटवीन e एंड ds कितना है, देखो दोनों पैरेलल है, पैरेलल अगर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री। अभी तो शुरू किया, ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, देन फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ई डी एस कॉस थीटा, फाई इक्वल टू क्या है, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। देन देखो थीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे देन कॉस 0 इक्वल टू 1, सो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस, ओके। तो देखो केस 1 जहां पे हम लिखे हैं व्हेन द फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, फील्ड पैरेलल टू द सरफेस मींस सरफेस के साथ पैरेलल एक्चुअली नहीं है, सरफेस का जो डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है उसके साथ पैरेलल, ठीक है, डायरेक्शन के साथ पैरेलल जब होगा देन हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा ई एंड डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0 है, एंड अल्टीमेटली फाई इक्वल टू ई डी एस, ठीक है। अगेन केस 2 अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, नोट्स में सब डिटेल्स में लिखा है, अभी जस्ट ड्राफ्टली लिख के रखो। केस 2 में ऐसे लिखो, व्हेन द फील्ड इज perpendicular, when the field is perpendicular, ठीक है, to the surface, to the surface, यहाँ पे भी surface means क्या है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस। तब बताओ कैसे फिगर ड्रॉ करोगे, चल गया, अच्छा, देन तुमको इस टाइप का फिगर ड्रॉ करना है, लाइक ऐसे, देखो ऐसा एक सरफेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ऐसा एक सरफेस ड्रॉ किए हैं जिसका डायरेक्शन किस तरफ, अलोंग इट्स नॉर्मल, नॉर्मल तरफ डायरेक्शन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो देखो ds एंड e के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ पे ds एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों में जो एंगल क्रिएट हुआ इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 90 डिग्री। अगेन फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, तो फाई की जगह पे लिखो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, सो कॉस 90 मीन्स 0 हो जाएगा, सो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देखो इन दैट केस द फ्लक्स इज मिनिमम एंड इन दैट केस द फ्लक्स इज मैक्सिमम, एंड उसके बाद जहां पे 0 to 90 डिग्री कुछ वैल्यू रहेगा वहां पे फ्लक्स कुछ वैल्यू रहेगा, एंड वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है तुम्हारा फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। सो तुमको पूछेगा क्या, व्हेन द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, देन तुमको बोलना है क्या, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस देन इट विल बी मैक्सिमम, इट विल बी क्या है, मैक्सिमम, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस देन इट विल बी मिनिमम, ठीक है।
and when there will be certain angle, then what will be the value of electric flux? Phi equal to E ds cos theta. समझ में आया? ठीक है, तो जब कुछ एंगल बना के रहेगा देन तुमको फिगर कैसे ड्रॉ करना है? फिगर इस टाइप का कुछ ड्रॉ करना है। सपोज मान लो ऐसे है तुम्हारा सरफेस का डायरेक्शन, ऐसे क्या है? सरफेस का डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज द सरफेस, इस टाइप का, ओके, इस टाइप का सरफेस है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है? इस तरफ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ds is directed along this and E directed along this, तो इसमें जो एंगल क्रिएट होगा सो इसका वैल्यू ना होगा तुम्हारा 0 डिग्री और ना है तुम्हारा 90 डिग्री, तो थीटा का कुछ वैल्यू रहेगा एंड इन दैट केस फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, कोई एक जन अटेंडेंस लो, उसके बाद एंड होगा तो फिर रिज्वाइन करो। आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ओके। ठीक है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो ऐसे करके तुमको क्या करना है? डिफरेंट सरफेस के लिए तुमको सरफेस एरिया ड्रॉ करना है एंड अल्टीमेटली तुमको फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी 5 मिनट बचा है, चलो। सर ऑफिशियल नोटिस कब आएगा सर प्रैक्टिकल कॉपी जमा करने के लिए? देखो हम बोले हैं नोटिस इसलिए दिए है क्योंकि तुम लोग अभी रेडी करो, बहुत किसी का कॉपी रेडी नहीं है, रेडी करो। अगर कोई आ सकते हो कॉलेज देन ओके जमा कर दो, नहीं आ सकते हो तो जिस दिन कॉलेज खुलेगा उस दिन जमा करना है। ठीक है, सर सबमिशन का डेट क्लियर कर देते हैं एक बार, कब सबमिशन का तक जमा डेट ऐसा कुछ करेंगे? नहीं है क्योंकि हम अभी तो फोर्सफुली नहीं बोल सकते क्या कॉलेज आके जमा करो, क्योंकि कॉलेज ही बंद है तुम लोग, है ना। बट प्रैक्टिकल कॉपी हमको चाहिए सबका, तो इसलिए हम बोले हैं रेडी रखो, हम कोई भी दिन मांग सकते हैं। अभी अगर जमा कर सकते हो देन आ जाओ कॉलेज। कॉलेज कब खुलेगा सर? कब खुलेगा नहीं पता है, तब जिस दिन खुलेगा कॉपी लेना है, ओके। सर अभी भी आके जमा कर सकते हैं कॉपी? क्या? सर अभी भी आके कॉपी जमा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो सर इसमें कुछ फायदा होगा सर अभी जमा करने से? फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जमा करोगे तो अभी चेक हो जाएगा, बाद में जमा करोगे तो बाद में चेक होगा, लेकिन जमा सर करना है। बहुत दूर है सर घर से। तब बाद में आओ, हम तो फोर्सफुली नहीं आने बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई करो या कॉपी रेडी करके रखो, ओके। क्योंकि फर्स्ट ठीक है सेमेस्टर में भी तुम लोग प्रैक्टिकल कॉपी तो कोई जमा नहीं किए, कोई एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं मिला है, बट सेकेंड सेमेस्टर में हमको लेना ही, ठीक है। यस सर। ठीक है, तब फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ किसी का कुछ क्वेश्चन है फ्लक्स में? फ्लक्स क्या है? कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड होगा। जैसे एकदम सीधा एग्जांपल, जैसे रूम का खिड़की का साइज ज्यादा रहेगा, एयर लाइंस ज्यादा पास करेगा, मतलब ज्यादा हवा चलेगा। खिड़की छोटा होगा, कम एयर लाइंस पास करेगा, कम हवा चलेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस एरिया लेंगे, एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड होगा उस सरफेस में, ठीक है। तो ज्यादा लिंक्ड होगा तो मतलब ज्यादा फ्लक्स से, अगर कम लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड होगा तो कम फ्लक्स से, ठीक है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, ठीक है। इसलिए जो भी इसका फ्लक्स का हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें देखो सरफेस एरिया ऑलवेज मेंशन है। एंड अनदर एक बात है कि सरफेस एरिया क्या ऑलवेज नॉर्मल है, पैरेलल है, क्या कोई भी एंगल बना के, कोई भी ओरिएंटेशन में सरफेस एरिया रह सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एंड दैट एंगल आल्सो द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। समझ में आया? कुछ नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो 3 केस हम डिस्क्राइब किए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो यहाँ पे केस 3 एक्चुअली क्या है, इसके हेडिंग लिखना है व्हेन द सरफेस एरिया मेक्स सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नहीं लिखे हैं एक्चुअली, दिस इज द केस 3 जो नीचे ड्रॉ किया है, दिस इज द केस 3।
ठीक है। तो ऐसे तीनों केस को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और कुछ फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे कि व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स सपोज एक रूम में 50 चेयर है और तुम 50 जन को भेजे है, चलो सब कोई एक एक स्टूडेंट एक एक चेयर में बैठ गया, ठीक है। अभी क्या है 50 चेयर है, तुम 100 स्टूडेंट को भेज दिया, मतलब क्या है उस रूम का जो पॉपुलेशन है वो क्या है इंक्रीज हो गया, मतलब डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया में कितना है उसको हम लोग बोलेंगे क्या फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जैसे फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे क्यू लिखे थे फॉर एनी आइसोलेटेड बॉडी, देन फ्लक्स डेंसिटी क्या है डी, डी से डिनोट करेंगे एंड डी इक्वल टू क्यू बाई ए करेंगे, दैट इज टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फाई बाई ए। ओके, तो अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो एक चीज याद रखो कि फ्लक्स डेंसिटी डिफाइंड एज the number of line electric field lines, that is the number of electric flux per unit area is known as flux density, ठीक है। तो अभी एंड हो जाएगा, फिर रिजॉइन करो और अटेंडेंस सर, कोई